Assalamualaikum, good morning. Assalamualaikum, good morning everybody. Welcome to Geo Pakistan with Huma and Abdullah. How is everybody doing? अच्छा, एक अच्छी खबर है हमारे पास और एक नॉट सो अच्छी खबर है। तो नॉट सो अच्छी खबर से शुरू करते हैं क्योंकि उसके बारे में हमने बार बार बात करनी है। और आजकल नॉट सो अच्छी खबर इज़ ऑलवेज अबाउट कोविड। तो जी कोविड से हम आपको रोज़ एक टैली बताते हैं जो कि डबल फिगर्स में होना स्टार्ट हो गया था हलाकतों की, खासतौर पर कोविड की वजह से। आज वो ट्रिपल फिगर पर बात चली गई है। तो लिहाजा बहुत ही शॉकिंग हमें लग रहा है कि ये जो चीज़ है थमने के बजाय हमें लगता है कि ज़रा ज़्यादा बढ़ रही है। 102 अफराद इंतकाल कर गए हैं कोरोना वायरस के बायस गुज़श्ता 24 घंटों में और 4934 केसेस सामने आए हैं इन 24 आवर्स। पॉजिटिविटी रेट भी तो साथ साथ बढ़ रहा है ना? बिल्कुल, वो भी साथ साथ बढ़ रहा है और वो हो गया जी 8.3%। और ये हम ओवरऑल एक मुल्क का पॉजिटिविटी रेट दे रहे हैं आपको। इंडिविजुअली अगर शहरों में देखें तो कुछ शहरों में कहीं ज़्यादा है। कराची तो रावलपिंडी इज मोर देन 20%। कराची इज लीडिंग द लिस्ट। और इससे पहले आपको पता है कि गिलगित या वन ऑफ दोज आज़ाद कश्मीर में बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी रेट, स्पेशली आफ्टर द इलेक्शंस बहुत ज़्यादा 20s में चला गया था। सो लिहाजा ये बात है सीरियस और इसको सीरियस ले भी लेना चाहिए। फिगर्स आर नॉट गोइंग डाउन, बट यही तो इंडिकेशन होती है आपको बताने के लिए कि चीज़ इन कंट्रोल है कि नहीं है, और इस वक्त नहीं है। तो लिहाजा वैक्सीनेशन इज़ द ओनली थिंग। सो एवरीबडी प्लीज़ टेक केयर। और आपको पता है कि मुहर्रम भी चल रहा है और इसमें आज़ादारी और दीगर जो अकीदत व एहतराम के सिलसिले में इसको मनाया जाता है उसका सिलसिला भी जारी है। सो प्लीज़ बी रिस्पॉन्सिबल, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, पीपल अराउंड यू। अगर आप जा रहे हैं मजलिस वगैरह में तो मास्क पहने, जुलूस में जाएं तो ज़रा मास्क पहने, मास्क एक सेकंड के लिए भी ना उतारें क्योंकि जो डेल्टा वेरिएंट है ना, इट टेक्स अ नैनो सेकंड, इट टेक्स अ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड टू infect you, so you have to take care of that. It seems as if we are more excited for his wedding than his own family. लगता मुझे गाना नहीं बेचारे। वैसे मैं एक बात बताऊं, regardless of politics or whatever, हम इतनी बैकग्राउंड में नहीं जाएंगे, जब जाना होगा तो चले भी जाएंगे। लेकिन किसी की शादी हो रही है और उसके माँ बाप ना जा सके तो वो एक बात हो जाती है। रीज़न कोई भी हो, एक्चुअली कोविड की वजह से मेरी फैमिली में भी एक शादी हुई है जहाँ लड़की की शादी हुई और कनाडा में, और उसके पेरेंट्स जो थे दे वर स्टक इन दोहा, तो लिहाजा वो भी नहीं जा सके थे। जिसमें दूल्हा अपनी शादी पे नहीं आ सका बिकॉज ऑफ कोविड। उसकी अपनी थी, वो जाना चाहता था, उसकी अपनी थी। और फिर वालिदैन ने उन्होंने कहा नहीं जी, शादी जिस तारीख पे तय हो गई है उसी पे होगी। सो स्काइप पे निकाह हुआ एंड दुल्हन को उन्होंने रुखसत करके उड़ा दिया। तो बहुत अब बड़ी डिफरेंट शादियां हैं, ऑल ऑफ देम आर गुड। तो लिहाजा शादी अच्छी चीज़ है, ज़रूर करनी चाहिए। लेकिन अगर ये लॉजिस्टिक्स और ये सब कुछ नहीं फिट आ रहा तो नहीं आ रहा, क्या हो सकता है। अच्छा जी, जनाब अरशद नदीम, अरशद नदीम जो है वो वापस आ गए हैं और वी आर वेरी प्राउड ऑफ हिम क्योंकि बिल्कुल ही नामसाइद हालात और रिसोर्सेज ना होने के बावजूद इन्होंने बेहतरीन परफॉर्मेंस दी और उस लेवल तक आ गए जहां पर इनके कंपेटिटर्स जो हैं वो एक साल और डेढ़ साल ये तो वो तस्वीरें थी कि वो इंटरनेशनल कोचेस से यूरोपीय ममालिक में ट्रेनिंग लेते रहे। अच्छा, ये तस्वीरें हमने आपके साथ शेयर करनी है क्योंकि वो आए हैं और सबसे पहले वो अपनी वालदा से मिले हैं और एक शानदार इस्तकबाल तो था, फूल पत्तियां और बहुत से फैंस और लोग। लेकिन अम्मी से मिलने की जो खुशी होती है वो कुछ और ही होती है, बिकॉज माँ से ज़्यादा कोई नहीं जानता कि आपने कितनी स्ट्रगल की है। और लिटरली वो नज़र आ रहा है क्योंकि वो अपनी माँ के कदमों में ही गिर गए। इतनी इज्जत, इतनी शोहरत और इतना अच्छा नाम इन्होंने बनाया। एंड यू नो, इसी बात से आपको पता चलता है कि मेडल और नो मेडल उसको थोड़ी देर के लिए साइड लाइन कर दें। जो इन्होंने इनकी जो परफॉर्मेंस थी, इनका द वे ही कैरीड हिमसेल्फ, और इट वाज जस्ट अमेजिंग। आई मीन विद कंप्लीट, वो कहते हैं ना कि बड़ा रिस्पेक्टफुली इन्होंने पाकिस्तान का नाम रोशन किया अगेंस्ट ऑल ऑड्स, आई वुड से। बहुत मेहनत की है, इस मेहनत के साथ ये यहाँ तक पहुँच गए हैं। अगर इन्हें प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाए, इन्हें रिसोर्सेज दिए जाएँ, इनका ख्याल रखा जाए, इनकी डाइट का, इनकी ट्रेनिंग का, इनकी फैसिलिटीज़ का, तो इंडीड ये 2023 में अच्छा अगला ओलंपिक्स तो बिल्कुल ही अराउंड द कॉर्नर है ना। वो तो 3 साल बाद है, उसमें तो 4 साल का गैप अगर नहीं है। जो लड़के हमारे फाइनल्स तक पहुंच गए हैं या यो 3rd, 4th, 5th पोजीशन पे हैं, अगर उन पे वाकई आज के दिन से अगर कॉन्सेंट्रेट कर ले कोई तो फिर तो गोल्ड आ ही सकता है। और कल हमसे आतिफ राना भी बात कर रहे थे ना लाहौर कलंदर के, उन्होंने कहा इन्होंने ऑफर किया था अरशद नदीम को कि वो आए और उनको इंटरनेशनल ट्रेनिंग दी जाएगी, बट ही वाज ऑलरेडी एसोसिएटेड विद वाबडा। बट व्हाट हैड वाबडा बीन डूइंग विद अरशद नदीम? अच्छा, वी आर नॉट गोइंग टू डिस्कस दैट राइट नाउ, आई एम जस्ट अ लिटिल, वी विल, बेहतर चीजें मिलनी चाहिए थी एंड इन ड्यू कोर्स वी विल एज वेल, वी हैव बीन रेजिंग दीस इश्यूज एज वेल। लेकिन खुशी मुझे ये, मैं थोड़ी सी इमोशनल हो रही हूँ ना ये वीडियो देख के और ये विजुअल्स
देख के रादर, बिकॉज आप जीते या हारे, आपकी मेहनत, आपकी जो स्ट्रगल होती है वो आपके वालिदैन से बेहतर कोई नहीं इस चीज़ को समझ सकता। और फिर आप उस चीज़ को जब अचीव कर लेते हैं या नहीं करते, वॉट एवर द सीन इज, द फर्स्ट पर्सन यू वांट टू सी इज योर मदर और योर पेरेंट्स। तो वो आपको वो बड़ी अच्छी तरह नुमाया नजर आ रहा है। हमारा ना सब कॉन्टिनेंट का एक कल्चर है कि हम माओ को तो बड़ा खिराजे तहसीन पेश करते हैं, लेकिन बापों को कहीं बैकग्राउंड में रख देते हैं। अब्बूज आर वेरी इंपॉर्टेंट, अब्बूज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो हमें थोड़ा सा ये कल्चर है हमारा, उसको तब्दील करने की जरूरत है। अब्दुल्ला, हमारा नहीं है, ये वर्ल्ड ओवर है। माओ का एक और रुतबा होता है और फिर वो ग्लोरीफाई हो जाता है। दिस इज अ वर्ल्ड ओवर फिनोमेना। आप अमेरिका में भी देख लें तो माएँ होती हैं। बाप के रोल को भी ग्लोरीफाई करने की जरूरत है, बिकॉज जितनी एक माँ की स्ट्रगल होती है, एग्जैक्ट सेम तो नहीं, लेकिन एक मुख्तलिफ अंदाज में बहुत ज्यादा स्ट्रगल एक बाप की भी होती है अपने बच्चों की परवरिश और उसको रेज़ करने में। नो डाउट अबाउट दैट। ओके, नाउ लेट्स मूव ऑन। आपकी चूंकि बात कर ही रहे हैं तो ये जरा माँ बाप, आपको पता है बच्चों की कोई भी खुशी हो, उसमें बच्चों का भी यही दिल चाहता है कि भाई कोई जिंदगी में हो ना हो, माँ बाप तो होने ही चाहिए। और माँ बाप का भी यही चाहता है दिल के जनाब बच्चों की कोई छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी, और शादी तो सबसे बड़ी खुशी होती है और किसी भी माँ के लिए जिसका एक ही बेटा हो। तो लिहाजा बात हम ऑफ कोर्स मरियम नवाज के बेटे की शादी की कर रहे हैं। मुर्तज़ा जुनैद की शादी की तारीख तय होने का बताया, इनफैक्ट अब तो कार्ड सामने आ गया है, तो बताइएगा किस फैमिली से हो रही है, क्या मजीद डिटेल्स आप तो आई एम श्योर निकाल ही लेते हैं। क्या पता लगा? मरियम नवाज के बेटे जुनैद सफदर का निकाह 22 अगस्त को लैंसबरा होटल हाइट पार्क कॉर्नर जो पार्क लेन है उसके नज़दीक जो ये 5 स्टार होटल है वहाँ पर हो रहा है। और जो सैफुर रहमान की जो फैमिली है जो जुनैद के ससुराले बनेंगे, वो अगले 2 दिन में वो कतर से लंदन पूरी फैमिली पहुंच रही है। और अभी तक की जो इतलात है उसके मुताबिक तकरीबन 100 लोगों को इनवाइट किया गया है, जिसमें जो दोनों फैमिलीज़ हैं उसके जो करीबी लोग हैं उनको इनवाइट किया गया। तकरीबन 30 लोग जो सैफुर रहमान फैमिली है उनकी तरफ से होंगे, जबकि बाकी जितने भी लोग हैं वो यहाँ पर जो शरीफ फैमिली के जो रिश्तेदार और बाज़ जो पार्टी के जो यहाँ पर जो की लोग हैं उनको इनवाइट किया गया है जो इस निकाह की इस तकरीब में शरीक होंगे। इसमें जो शरीफ फैमिली ने यहाँ पर मरियम नवाज के हवाले से ट्वीट भी आ चुकी है, लेकिन जो शरीफ फैमिली है यहाँ उनका ये कहना है कि इस जो तकरीब होगी इसको मुख्तसर रखा जाएगा और ये कि ये सिर्फ निकाह है, जबकि जो शादी की तकरीब है उसका जो शादी है इटसेल्फ उसके जो ऐलान है वो बाद में किया जाएगा। So this is going to be just a निकाह, तो लिहाजा नहीं होगी। नहीं, आई थॉट कि ये पूरी वेडिंग फंक्शन होगा। अच्छा चले, ये बताइए मुर्तज़ा एक और चीज़, ये जो फंक्शन है इसमें तो मरियम नवाज शरीक नहीं हो सकेंगी, लेकिन क्या शरीफ ख़ानदान की जानिब से ऐसी कोई कोशिश है कि उन्हें लंदन बुलाया जाए, अदालत से रुजू करने का इरादा, या बस तय कर लिया है? और मरियम ने वैसे तो ख़ुद भी ट्वीट कर दिया है कि वो नहीं जाएंगी। ये जो शादी की जो निकाह की जो तकरीब है इसके हवाले से जो इतलात है पिछले तकरीबन 1 हफ्ते से मौजूद थी जब ये डेट फिक्स हुई थी, लेकिन उस वक्त से जो उनका ख्याल यही था शरीफ फैमिली का कि उनको अंदाज़ा ये था कि शायद जो निकाह की जो तकरीब होनी है उसमें मीडिया में शायद ये खबर नहीं जाएगी। लेकिन चूँकि अब ये मीडिया में ये बात सामने आ चुकी, लिहाजा इसके साथ ही अब ये ऑफिशियली हमें यहाँ पर शरीफ फैमिली की तरफ से बताया गया है कि चूँकि जिस तरह के हालात है और जो एग्जिट कंट्रोल लिस्ट के रिस्ट्रिक्शंस में है वो, लिहाजा वो उनको तय ये पाया है शरीफ फैमिली की तरफ से कि कैप्टन सफदर और मरियम नवाज इस हवाले से कोई एप्लीकेशन भी नहीं देंगी और ना ही वो इस हवाले से कोई इस्तदा करने की कोई इरादा रखते हैं कि वो लंदन में आएँ और तकरीब में शिरकत। ठीक है जी, कोई इरादा नहीं है। बहुत शुक्रिया आपका। मुर्तज़ा अली शाह हमारे साथ मौजूद थे। बाय द वे सैफुर रहमान साहब, इन केस आप कंफ्यूज हो रहे हैं तो ये वही सैफुर रहमान साहब हैं जो एक पॉलिटिशियन हैं, जो सेनेट के मेंबर भी रह चुके हैं, जो चेयरमैन एहतसाब ब्यूरो भी रह चुके हैं मुस्लिम लीग नून के टेन्योर में, एंड ही इज़ करंटली बेस्ड इन कतर। और सो ये ऐसा नहीं है कि बिल्कुल कोई अननोन फैमिली है। सो ही इज़ वेरी मच, ही हैज़ बीन वेरी मच अ पार्ट ऑफ मुस्लिम लीग नून एंड ही इज़ अ पॉलिटिकल लीडर। सो ये वही हैं। अच्छा जी, वैसे वजह शोहरत तो उनकी एहतसाब ब्यूरो ही थी, बिल्कुल, इसलिए सबसे पहले वो एक बात याद भी आई कि उनकी साहबजादी से जुनैद की शादी हो रही है। अच्छा, हम जुनैद की शादी इस तरह कर रहे हैं, हमारे यहाँ भी एक जुनैद है जिसकी हम शादी कराना चाह रहे हैं, तो वो उस तरह हमें लगा कि हम कौन से जुनैद की बात कर रहे हैं। अरसा दराज से कोशिश हो रही है, सिलसिले में 1 दिहाई गुजर चुकी है। एनीवे, दैट इज ऑल इन गुड ह्यूमर, वी सेड दैट। अच्छा जी, मूविंग ऑन, और अब जरा पीडीएम की भी बात कर लें, वापस आ जाए।
अच्छा जी, आपको बताएं कि कल होने वाले पीडीएम के इंतहाई अहम इजलास में मजीद इजलासों की तारीखें जो हैं वो तय की गई हैं और नवाज शरीफ का इलाज मुकम्मल होने से पहले वतन वापसी का कोई इरादा नहीं है। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ ने वाज़े तौर पर बता दिया है। ये सरबराह पीडीएम मौलाना फजलुर रहमान ने एक बार फिर जलसे की तारीख दे दी। सुनिए क्या कहा। मुल्क पर इलेक्शन चोर सेलेक्टेड हुकूमत मुसल्लत है, उनकी हर किस्म की इंतखाबी इस्लाहात और कानून साजी को हम मुस्तरद करते हैं। हम ये भी समझते हैं कि नेब और FIA सियासी इदारे बन चुके हैं और अपनी आज़ाद और गैर जानबदाराना साख कतई तौर पर खो चुके हैं और सिर्फ अपोजिशन के ख़िलाफ़ इंतकामी कार्रवाइयों के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं। 30 अगस्त बरोज़ इतवार कराची में पीडीएम के ज़ेर एहतमाम अज़ीमुश्शान और फ़कीरुल मिसाल जलसा आम मुनक़द किया जाएगा। तो इलाज कराए बगैर पाकिस्तान नहीं आएंगे। हुकूमत इसके ऊपर सियासत कर रही है, इंतहाई अफसोसनाक बात है। इजलास में हुकूमत की तैयार करदा वोटिंग मशीन को धांधली का नया मनसूबा करार दिया गया। इंतखाबी इस्लाहात को मुस्तरद किया गया। महंगाई की रिवायती अंदाज में मजम्मत की गई। अपोजिशन रहनुमाओं ने हुकूमत को टफ टाइम देने का भी एक मरतबा फिर से फैसला कर लिया। चलो ट्राई करते हैं। नहीं, आई एम नॉट लाफिंग, आई एम जस्ट वंडरिंग व्हाई वंस इफ यू हैव ट्राइड एंड यू नो दैट यू weren't able to do anything। मतलब खुद तो यूनाइटेड रहे, लेट अलोन कि कुछ आगे कर सके। पीडीएम had a golden chance but obviously उस वक्त इख्तिलाफात हो गए। खैर उसके बाद बिलावल जो है वो अब ऑपोजिशन को एक प्लेटफॉर्म से मिलकर हुकूमत के खिलाफ जद्दोजहद करने की तजवीज़ भी दे चुके हैं। उन्होंने क्या कहा था ये भी सुनिए। आज भी मैं समझता हूँ कि अगर अपोजिशन सीरियस है, अगर अपोजिशन मिल के अदम एतमाद पहले बुज़दार के खिलाफ फिर इमरान खान के खिलाफ लेकर आते हैं तो कल हुकूमत गिर जाएगी। जहाँ तक इलेक्शंस की बात है, ये बहुत अनस्टेबल हुकूमत है, इलेजिटिमेट हुकूमत है ही, लेकिन ये बहुत ही अनस्टेबल है और हम समझते हैं कि किसी भी वक्त आम इंतखाबात हो सकते हैं। अच्छा जी, ये सारी आपने बैकग्राउंड तो सुन ली और अब हमें ज्वाइन किया है मुस्लिम लीग नून के रहनुमा राना सनाउल्लाह ने और साथ ही हमें PPP के लीडर नैयर बुखारी साहब ने भी ज्वाइन किया है। पहले राना साहब आपसे शुरू करते हैं। राना साहब, अभी हम कुछ क्लिप्स वगैरह भी देख रहे थे कल के मीटिंग के, तो पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट PDM की जिस मीटिंग को मुस्लिम लीग नून इंतहाई अहम करार दे रही है उसमें ले देकर फैसला जो है वो यही हुआ है कि मजीद मीटिंग होगी, कोई जलसा वगैरह भी कर लेंगे। मतलब बड़ी कोई इतनी कॉन्क्रीट बात हमें कोई ऐसी नजर नहीं आई। तो क्या वक्त आ नहीं गया कि मान लिया जाए कि ये तहरीक अब हुकूमत गिराने की पोजीशन में तो बिल्कुल नहीं है? देखिए, पीडीएम जो कि डेमोक्रेटिक एक अलाइंस है, तो क्या आप उससे ये तवक्को करते हैं कि हम आज फैसला ये करते कि हम सुबह जो है वो बंदूक उठाएंगे और हुकूमत के ऊपर जो है वो चढ़ दौड़ेंगे, या हम आज से कोई मुसल्लह जद्दोजहद का आगाज़ करेंगे, को खुद कुछ जैकेटें आप जो है वो पहन लेंगे। देखिए, एक जमहूरी इत्तेहाद है, उसमें तमाम पार्टी जो है वो आइन और कानून के तहत जो है वो अपना एक जमहूरी रोल जो है वो अदा कर रही हैं। हमारा एक मौक़िफ़ है कि 2018 का इलेक्शन जो है वो रिग था। पाकिस्तान डेमोक्रेटिक अलाइंस ने ये फ़ैसला किया है कि वो जलसों के ज़रिए से, रैलीज़ के ज़रिए से जो है वो अपना मौक़िफ़ जो है वो आवाम तक उन्होंने पहले भी पहुँचाया और अब भी वो पहुँचाएँगे और वो इस बात को इंश्योर करेंगे कि इलेक्शन जो है वो फ्री हो, फेयर हो और वोट की इज़्ज़त हो और सिविलियन बालादस्ती हो और सब लोग जो है वो आइन की हदूद के अंदर रह के जो है वो काम करें। इसके लिए हमारी ये जमहूरी जद्दोजहद और जो जमहूरी तरीके हैं उनको हम अपनाएंगे और उसी का जो है वो फ़ैसला हुआ है। रही बात लॉन्ग मार्च की या कोई धरने की, तो ये भी जमहूरियत में जो है वो लॉन्ग मार्च भी होते हैं, रैलीज़ भी होती हैं। तो ये भी जब वक्त आगे बढ़ेगा तो हो सकता है कि अक्टूबर नवंबर तक कोई ऐसी पोजीशन भी आ जाए। ये वक्त आपको पता है ना, बीच में आया भी था लॉन्ग मार्च, इस्तीफों की बात। जाहिर है मुसल्लह जद्दोजहद की तो कोई नहीं बात कर रहा है यहाँ पे, लेकिन साहब हम तो बंदूक उठा के कभी भी ऐसी बातें एडवोकेट नहीं करेंगे, लेकिन कहने का मतलब ये था कि आपकी लॉन्ग मार्चेस में सिर्फ कोविड फैलने के अलावा और कोई चीज नहीं हासिल हुसूल नहीं हुआ आपको उन जलसों। सो पीडीएम के सामने एक जमाने में आपको याद ही है, इन केस नहीं तो हम दोबारा से याद दिला देते हैं, इस्तीफों, लॉन्ग मार्च और तहरीक अदम एतमाद जैसे ऑप्शन थे। पीपल्स पार्टी आज भी तहरीक अदम एतमाद वाले ऑप्शन पर ही जोर दे रही है।
अब अपेरेंटली अगर वो नहीं मान रहे तो उनकी भी सजेशन ले लें, उनकी सजेशन को संजीदा लिया जाए। क्या इस पर बात हुई है पीडीएम में? देखिए, जहाँ तक लॉन्ग मार्च और धरनों की बात है तो बिल्कुल उसके ऊपर बात हुई, और जलसों और रैलीज़ के बाद अगला मरहला जो है वो वही होता है। अब जब हम 29 अगस्त से जो है ये दोबारा जलसों का मरहला जो है वो शुरू कर रहे हैं, तो आगे जाके रैलीज़ में और जो है वो लॉन्ग मार्च में जो है वो ट्रांसफ़र हो सकता है। जहाँ तक अदम एतमाद की तहरीक का मामला है, तो देखिए उसके लिए जो रिक्वायर्ड नंबर है वो इस वक्त पीडीएम के पास नहीं है, और अगर वो नंबर हमारे पास हुआ और अगर पीपल्स पार्टी के पास है तो पीपल्स पार्टी हमारे साथ बैठे, शेयर करे ये बात। जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में या तकारीर में तो करने वाली नहीं है, वो हमारे साथ बैठे हैं। अपोजिशन जो है वो कौमी असम्बली में जहाँ में अदम एतमाद होना है वहाँ पे इकट्ठी है। ये पिछले दिनों में खाना भी हुआ, पिछले दिनों में मुलाकातें भी हुई, वो आए बैठे हमारे साथ शेयर करें। अगर नंबर पूरा हुआ तो बिल्कुल वफाक में भी और पंजाब में भी अदम एतमाद का ऑप्शन जो है वो क्यों नहीं हम इस्तेमाल करेंगे। हम बिल्कुल इस हुकूमत से जितने हम बेजार हैं या हमारे ख़िलाफ़ जो जुल्म ज़्यादती हुआ और किसी से क्या हो सकता है, तो इसलिए ऐसा नहीं हो सकता कि हमारे पास रिक्वायर्ड नंबर पूरा हो और हम इस ऑप्शन को इस्तेमाल ना करें। ऑलराइट जी, आपने भी सजेशन दे दिया कि पीपल्स पार्टी जो है वो आए, हमसे डिस्कस करें, आप उन्हें बुलाएं। आई गेस वो डिस्कस करेंगे। अगर नंबर्स पूरे हुए तो तहरीक अदम एतमाद पे सर्टनली बात हो सकती है। राना सनाउल्लाह साहब ने ये ऑफर रखी है। पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ लेते हैं। मुस्लिम लीग नून का मौक़िफ़ तो आ गया पीडीएम के कल के इजलास के बाद। नैयर बुखारी साहब ने हमें ज्वाइन किया, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के। बहुत शुक्रिया बुखारी साहब, आपने वक्त दिया। बुखारी साहब बताइएगा, मुस्लिम लीग नून के राना सनाउल्लाह भी कह रहे थे कि अदम एतमाद वाली ऑप्शंस भी हैं, पीपल्स पार्टी आए, बात करे, बताएं हमें, डिस्कस करें। अगर नंबर्स पूरे हैं तो उस तरफ भी जाएंगे। तो क्या इरादा है आप लोगों का? क्या बातचीत चल रही है, बातचीत हो रही है या होगी, या बैक चैनल पे कोई राब्ता है? देखिए, गुजारिश ये है कि जब हमने की बुनियाद रखी थी तो बेसिक ऑब्जेक्ट ये था कि इस हुकूमत से हम निजात कैसे हासिल करें, इस मुल्क के आवाम को हम कैसे निजात हासिल करके दें। उसके लिए हमने पैरामीटर्स ड्रॉ किए थे, कुछ एजेंडा मुरतब किया था। लेकिन आप देखिए कि पीडीएम जो है वो सिंस मार्च ऑनवर्ड नॉन एग्जिस्टेंट करता हूँ कि जिस सियासी इत्तेहाद में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और रेन, वो पीडीएम तो नहीं है कि पीडीएम की बुनियाद तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने रखी। बिलाशुबा वो दीगर जो चंद जमातें हैं अपोजिशन से उनका इत्तेहाद तो हो सकता है, लेकिन प्रिंसिपली आप उसको पीडीएम नहीं कह सकते कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उसमें शरीक नहीं है। तो हमारा मौक़िफ़ तो देखें कि मार्च ऑनवर्ड पीडीएम जो सो कॉल्ड अभी ये कहते हैं उसकी क्या एक्टिविटी रही इस गवर्नमेंट। और हमने कहा था कि मार्च में लॉन्ग मार्च हम करना चाहते थे, उसके लिए डेट भी दी हुई थी, लेकिन उसमें जेयूआई और पीएमएलएन जो है वो शरीक थी। फिर उनके कुछ ऑफिस बेयरर्स बड़े फुर्तियाँ दिखा रहे थे, उनको पास नोटिस दे रहे थे, और फिर वो कह रहे थे कि हम पीडीएम। चलिए बुखारी साहब, व्हाट्स डन इट्स डन। आई गेस ये बातें काफ़ी दफ़ा मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी कर चुकी है, मुस्लिम लीग नून इसका रिबटल भी दे चुकी है। आगे क्या करना है? अब आगे आप लोगों के मिलने का, एक प्लेटफॉर्म पे आने का कोई चांस है? बिलाशुबा जो एजेंडा हमने तय किया था 20 सितंबर का पीडीएम की बुनियाद रख के, हम उस पर भी आज भी अमल दरामद करने को तैयार हैं। और हमने कहा था कि बिफोर दिस बजट बड़ी एक अच्छी अपॉर्चुनिटी थी पंजाब में भी और मरकज में भी नो कॉन्फ्रेंस डालें। और हम तो बार बार इसरार करते रहे हैं कि लेट्स स्टार्ट इट फ्रॉम पंजाब, और पंजाब में बड़ी मेजॉरिटी के पास गवर्नमेंट के पास थी, और फिर उनकी पीटीआई के अंदर बहुत सारे डिफरेंसेस क्रॉप अप हो चुके थे और उसका बेनिफिट भी हमें मिल सकता था। अपोजिशन उनके जो अलाइज हैं उनसे भी बात हो सकती थी, लेकिन अगर ये रियलाइज कर रहे हैं नून और जेयूआई तो बिल्कुल पॉलिटिकल डायलॉग में हम तो बिलीव करते हैं, ऑलवेज बिलीव किया। चले बिलीव करते हैं। बुखारी साहब, अब आपकी भी जाहिर है अपनी लीडरशिप से भी बात होती होगी, बिलावल साहब और दीगर से भी। हु आर यू मोर कंफर्टेबल वर्किंग विद, मरियम नवाज साहिबा या शहबाज शरीफ साहब? देखिए जी, मैंने कैटेगोरिकली कहा कि जो पार्लियामान में लीडर ऑफ अपोजिशन है जिसको हमने भी कंसेंट, और वो कंसेंट हमने शहबाज शरीफ साहब को लीडर ऑफ अपोजिशन माना। पार्लियामान के अंदर काम करते हुए लीडर ऑफ अपोजिशन वो हैं,
जमात के वो प्रेसिडेंट भी वो हैं, वो मरियम नवाज साहबा तो नुमाइंदगी करती थी में जब शहबाज शरीफ साहब जेल में थे। जब वो आ गए तो पार्लियामान के अंदर तो लीडर ऑफ अपोजिशन है, ठीक है, यानी कि आप उन्हीं के साथ आगे काम करना चाहेंगे। बिल्कुल, ये तो आपने अपना ओपिनियन बता दिया। अभी आप कह रहे हैं कि यू आर नॉट इन टच विद देम, लेकिन जहांगीर तरीन ग्रुप के साथ कोई आपके राब्ते, कोई बैकडोर चैनल, कोई ऐसी कोई बात हो रही है? देखिए, ये पॉलिटिकल स्ट्रेटजीज जो है ना मीडिया पे डिस्कस नहीं की जाती होती। पॉलिटिकल स्ट्रेटजी बिल्कुल तो इसको हम हाँ समझे। देखो जी, हम तो पॉलिटिकल स्ट्रेटजीज हम इवॉल्व करते हैं, हम राब्ते करते हैं। हमारा ऑब्जेक्ट एक है कि इस हुकूमत से हम निजात कैसे चाहें, और उसके लिए हमें जो भी जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स हैं, जो हमें आइन और कानून इख्तियार देता है, हम उसको जरूर इस्तेमाल करेंगे। अच्छा, और पीडीएम में के किसी अगले इजलास में अगर आपको आने की दावत दी जाती है तो आपकी कोई मशरूत आमादगी होगी या फिर आप बस चले जाएंगे बात करने के लिए? देखिए, पहले तो अभी जो राना सनाउल्लाह साहब ने कहा कि वो बात करने को तैयार, राना सनाउल्लाह साहब अपने सीनियर से बात कर लें। फैज का खान अब्बासी साहब कुछ कहते हैं, हसन इकबाल साहब कुछ कहते हैं, और जब तो मेरी क़यादत से रब्ता करके दीगर सियासी जमातों की जो मुलाकात होगी तो उस पर हमारी पार्टी की फैसला कर लेगी। क्योंकि हमने तब इन्होंने कहा था कि रेजिग्नेशन का कहा था, तो हमने उस वक्त भी इनसे कहा था कि जी हमारी सीसी डिसाइड करेगी, क्योंकि इन्होंने लॉन्ग मार्च के साथ रेजिग्नेशन को मुंसलिक कर दिया था, जो कभी भी ये डिसीजन था। अब तो अगर हमें ऑफर करते हैं तो पॉलिटिकल पार्टीज में तो डायलॉग होता है। हमने 7 ऑनवर्ड जो हमारे मुखालिफिन थे, हमने एमआरडी उनके साथ बैठ के बनाई, हमने एआरडी बनाई, अभी पीडीएम बनी, तो बातचीत करने में कोई हर्ज नहीं है। अच्छा, आपके जनूबी पंजाब के सदर हैं, वो जहांगीर तरीन साहब के करीबी रिश्तेदार भी हैं, तो वो इज देयर अ कनेक्शन या वो आप उनका कोई असर रसूख इस्तेमाल कर रहे हैं? देखें जी, असर रसूख तो क़यादत का होता है। अच्छा, और पार्टी का होता है सर्टेनली। जो है वो पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में है। चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी के साथ मुख्तलिफ लोग मुलाकात करते हैं, रिक्वेस्ट भी करते हैं, तो पॉलिटिकल पॉलिटिक्स डिस्कशन गिव एंड टेक रहता है। ऑलराइट, बुखारी साहब, हमारा राब्ता ज़रा आप डिस्कनेक्ट हो रहा है, तो वी वुड लाइक टू थैंक यू फॉर योर टाइम। थैंक यू फॉर, मगर आपने कैटेगोरिकली कह दिया कि यू आर मोर कंफर्टेबल वर्किंग विद शहबाज शरीफ साहब रादर मरीम नवाज साहब। अच्छा जी, ओके, मूविंग ऑन। ये तो हमने जो पता करना था वो पता कर ही लिया, और बहुत सी चीज़ें उन्होंने कहा कि हम मीडिया में वैसे ही डिस्क्लोज नहीं करते, तो उसका भी अगर आप कुछ समझना चाहते हैं तो समझ लें। लेट्स मूव ऑन, और आपको बताएं कि आज इंटरनेशनल यूथ डे है। बाय द वे, वी डिड नॉट मेंशन दैट अर्लियर। आपको बताएं कि पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज नौजवानों का आलमी दिन मनाया जा रहा है, और मौजूदा हुकूमत नौजवानों को बड़ी ताकत करार देती रही है, लेकिन खसूसन नौजवानों के लिए क्या क्या किया है ये अभी हम पॉइंट आउट भी करेंगे और पता भी करेंगे। सबसे बड़ा मसला तालीम है, मगर तालीमी बजट में इजाफा नहीं हो सका। खेलों की सूरत हाल तो खैर ओलंपिक्स के बाद सबके सामने ही है। रोजगार और करोड़ों नौकरियों के वादे जो किए गए थे वो भी वफा ना हो सके, और ना तफरीह के मौके। एक्चुअली द लिस्ट गोज ऑन एंड ऑन, काफ़ी लंबी लिस्ट है, तो ज़रा चैलेंजिंग है नौजवानों के लिए। नौजवानों को मुल्क के बेहतर मुस्तकबिल की उम्मीद तो करार दिया जा रहा है, लेकिन उसके लिए जो मेहनत और कोशिश दरकार है वो हमें कम दिखाई देती है, ऑलमोस्ट नेक्स्ट टू नन। अच्छा जी, सरबराह कामयाब जवान प्रोग्राम और मोहब्बत खुसूसी वज़ीर आज़म उस्मान डार साहब हमारे साथ मौजूद है। बहुत शुक्रिया उस्मान साहब। उस्मान साहब, दुनिया आज नौजवानों का दिन मना रही है, और पाकिस्तान में भी हुकूमत नौजवानों को ही मुस्तकबिल कहती है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सबसे बड़ी फोर्स भी बने, इवन टू गेट इट इलेक्टेड, गेट इट आज जिस मकाम पे है, इक़्तिदार में आने के लिए नौजवानों की बड़ी इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन है। अब बताइएगा, क्या कुछ किया है आप लोगों ने अब तक नौजवानों के लिए, और क्या कुछ करने का इरादा है, अगर आप अहाता कर सकें? देखिए, मैं समझता हूँ पाकिस्तान के नौजवानों के साथ जो सबसे बड़ा जुल्म हुआ वो 18वीं तरमीम की शक्ल में 2011 में इसको डिवॉल्व कर दिया गया। नौजवानों को बंदरबांट कर दिया गया सूबों में, और मैं समझता हूँ प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने यूथ सब्जेक्ट डिवॉल्व होने के बावजूद
जो सबसे बड़ा फैसला किया, उन्होंने कामयाब जवान जो हमारा फ्लैगशिप प्रोग्राम है नेशनल यूथ डेवलपमेंट का, उसका आगाज़ किया। 100 अरब रुपए नौजवानों के लिए रखे ताकि वो अपना कारोबार शुरू कर सकें, एंटरप्रेन्योर बन सकें, रोज़गार कमा सकें, पैदा कर सकें। दूसरा, टेक्निकल एजुकेशन के ऊपर प्राइम मिनिस्टर ने 10 अरब रुपए रखे, जिससे 2 लाख बच्चों को हमने एम्पावर किया। 50,000 हाईटेक स्किल्स स्कॉलरशिप्स दी गई हैं अभी तक पाकिस्तान के नौजवानों को। और तीसरा, इंगेजमेंट के लिए, पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन के लिए नेशनल यूथ काउंसिल का क़याम, हेल्थ एंड वेल बीइंग के लिए 4 अरब रुपए की लागत से स्पोर्ट्स का हम पूरा एक हाई परफॉर्मेंस एकेडमीज़ और टैलेंट हंट करने जा रहे हैं। और मैं समझता हूँ नौजवान और स्पोर्ट्स ये लाज़िम मलज़ूम है। तो इंशाअल्लाह ताला जो नौजवानों के लिए हमने प्रोग्राम शुरू किए हैं कामयाब जवान की शक्ल में, उसके समरात आना शुरू हो गए हैं अब। अच्छा चलिए, ये तो टेक्निकल एजुकेशन और इन सारी चीज़ों की आपने बात कर दी, लेकिन वज़ीर आज़म ख़ुद को ऑब्वियसली जब वो बातें कर रहे होते हैं तो स्पोर्ट्स में पीएचडी करार देते हैं, ट्रिपल पीएचडी करार देते हैं। तो ये भी जानते ही होंगे कि नौजवानों में खिलाड़ी बनाने के लिए कुछ तवज्जो और कुछ पैसा भी लगेगा, लेकिन ये काम करने को तैयार नहीं है, एटलीस्ट हमने ये देखा नहीं है। तो क्या अब भी ये तरजीह नहीं, या फिर कुछ चीज़ें चेंज हो रही हैं इस तरफ भी? पिछले 1 साल से प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की खास हदायत थी कामयाब जवान, जिसमें हम स्पोर्ट्स एकेडमीज़ का आगाज़ करने जा रहे हैं, यूथ ओलंपिक करवाने जा रहे हैं पाकिस्तान में, और उसके साथ साथ यूथ टैलेंट हंट प्रोग्राम कर रहे हैं। ये तमाम प्रोग्राम जो हमारा नया प्रोग्राम इंशाअल्लाह ताला मुझे उम्मीद है अगले हफ्ते प्राइम मिनिस्टर इमरान खान उसका आगाज़ करेंगे। कामयाब जवान जूनियर इंशाअल्लाह ताला हम लेके आ रहे हैं, जिसमें एज ब्रैकेट 10 साल से लेकर 25 साल, इस एज ब्रैकेट में इंशाल्लाह ताला कामयाब जवान जूनियर जो है वो काम करेगा। और हम कोशिश करेंगे स्कूल की सतह पर बच्चों को पिक करें, स्कूल इंटर कॉम्पिटिशन्स जो हैं वो डिस्ट्रिक्ट की सतह पर, फिर डिवीजन्स की सतह पर, सूबों में होते हुए वफाक में इंशाल्लाह ताला हम ग्रैंड फिनाले कराएंगे कामयाब जवान जूनियर से। इंशाल्लाह ताला आप देखेंगे स्पोर्ट्स के मैदान में अगले ओलंपिक्स में, सैफ गेम्स में हम नेशनल हीरोज़ प्रोड्यूस करेंगे। तो फ्यूचर के लिए तो बहुत प्लान्स हैं, लेट्स सी कि क्या होता है। कितना टाइम है आपके पास उनको अमली जामा पहनाने के लिए? बहुत शुक्रिया आपका। बहुत शुक्रिया उस्मान डार साहब हमसे बात करने का। जनाब, वैक्सीनेशन जो है वो मज़ीद बेहतर और तेज़ करने का फ़ैसला किया गया है। आज 102 अफराद की डेथ रिपोर्ट हुई है इन लास्ट 24 आवर्स। पंजाब में क्या सूरत हाल है? वज़ीर सेहत पंजाब डॉक्टर यास्मीन राशिद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया है। फैसला ये किया गया है कि वैक्सीनेशन की रफ्तार मज़ीद बढ़ाई जाएगी और अब फुल वैक्सीनेशन वालों को ही सफ़र की इजाज़त मिलेगी। तो बड़ा अहम फैसला है ये। इसकी ज़रूरत किस तरह महसूस हुई? यकीनन आपके पास कुछ फिगर्स और स्टैट्स होंगे, प्लीज़ शेयर कीजिए। मेरा ख्याल है जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज समझने के लिए है वो ये है कि अगर हम इस वबा से बाहर निकलना चाहते हैं तो इसके 2 तरीके हैं। एक तो हम अपनी हिफाजती तदाबीरें जो हैं उनको मजीद तेज करें, और दूसरी बात यह है कि इसके अलावा हम मैक्सिमम लोगों को वैक्सीनेट करें। अगर हम चाहते हैं कि हर्ड इम्यूनिटी जिसको कहा जाता है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जब वैक्सीनेशन लग जाएगी तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि हम इस वबा पे काबू पा लेंगे। NCOC ने हमें एक टारगेट दिया था 14 अगस्त का, और उसके मुताबिक ये था कि हम 40% जो अपनी आबादी है 18 साल से ज़्यादा उम्र की, खास तौर पे हमारे बड़े शहरों में, इस 14 अगस्त तक हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि इन सबको वैक्सीनेट करते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह रफ्तार जो हमारी वैक्सीनेशन की वो बहुत हद तक तेज है। आपको पता है रोज़मर्रा में तकरीबन 5.5 लाख ऑन एन एवरेज, पिछले अगर मैं 10 दिन का रिकॉर्ड भी रखूँ अपने सामने तो कोई तकरीबन 5.5 लाख रोजाना वैक्सीन लग रही है। मुसलसल कोशिश की जा रही है, हर किस्म के हरबे इख्तियार किए जा रहे हैं। पहले तो सिर्फ सेंटर्स पे चल रहा था, फिर आपको पता है मोबाइल सेंटर्स बने, फिर अब कहीं अगर कोई कहे कि जी मेरे पास 100 वर्कर्स हैं तो हम अपनी टीम भिजवा देते हैं कि उन लोगों को भी वैक्सीनेशन मिल जाए ताकि कोई बंदा जो है अनवैक्सीनेटेड ना रहे। ये इस वबा को के ऊपर काबू पाने के लिए इसके अलावा हमारे पास कोई और चारा नहीं है। हमें बहुत उम्मीद है कि इंशाल्लाह हम अपनी मेजॉरिटी आबादी को वैक्सीनेट कर पाएंगे। वेरी वेल एक्सप्लेन डॉक्टर साहब, वैक्सीनेशन बड़ी अहम है, लेकिन ये भी अहम है कि कोरोना का फैलाव भी फिलहाल जो हो रहा है, जो नंबर्स बता रहे हैं, ये रोका जाए। तो स्मार्ट लॉकडाउन और SOPs वगैरह के ऐलानात के बावजूद आपके सामने ही है, केसेस कम नहीं हो रहे, ना हमारी पॉजिटिविटी रेशो कम आ रही है। आर वी कंसर्न? शुड वी बी कंसर्न? देखिए मेरा ख्याल है ये चौथी वेव तो हम एक्सपेक्ट कर ही कर रहे थे,
इसलिए एक्सपेक्ट कर रहे थे कि जिस तरह बाकी दुनिया के अंदर डेल्टा वेरिएंट, ये वो जो इंडियन वेरिएंट है उसने काफ़ी हद तक तबाही फेरी, तो हम कब तक बच सकते थे इस डेल्टा वेरिएंट की भी। वो डेल्टा वेरिएंट फाइनली पाकिस्तान पहुंच ही गया। पिछले दिनों में जो केसेस जो थे उनको देखा गया, वहाँ क्या कहते हैं किंग एडवर्ड में मेयो अस्पताल के अंदर उन्होंने अपने केसेस को देखा, तो उसमें देखा गया कि 10% सिर्फ वो लोग हैं जिनको कोविड हुआ है जो वैक्सीनेटेड हैं। 90% वो लोग हैं जो नॉन वैक्सीनेटेड हैं। और वो नॉन वैक्सीनेटेड, इसका मतलब है ये तो अब क्लियर हो गई बात कि ये ज़्यादातर ही बीमारी जो है ये नॉन वैक्सीनेटेड लोगों को लगेगी। इसलिए इम्पॉर्टेंट ये चीज़ है कि दो काम, एक तो जो वैक्सीन है उसके ऊपर हम काम करें, दूसरी बात ये स्मार्ट लॉकडाउन बहुत इम्पॉर्टेंट है। किसी इलाके के अंदर अगर आप शिद्दत बढ़ जाए तो उस इलाके को ज़रूर उस पर पाबंदियाँ लगानी चाहिए, तो लोगों को समझ आए, हालात बेहतर होंगे। और हमें आपको पता ख़ास तौर पे जब भी कोई बड़ा वो दिन आता है, जैसे कि आप मुहर्रम में मजालिस होते हैं और फिर उसके बाद जलसे जुलूस होंगे, तो उसमें जुलूस होते हैं, उसमें परेशानी होती है कि अगर आप SOPs ना प्रैक्टिस करें तो इस बीमारी की फैलाव जो है वो शिद्दत इख्तियार कर सकती है। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर यास्मीन राशिद। बिल्कुल जो करंट स्टेट ऑफ अफेयर्स है रिगार्डिंग कोविड वो हमें बता रही थी। एक सजेशन हमारी तरफ से भी है, कुछ इस किस्म की चीज़ भी कर लें जो सिंध ने की है, सिम बंद करने वाली। मैं कहती हूँ इससे ज़्यादा खौफ किसी को नहीं आया, मतलब कि मरने का डर शायद ना हो लेकिन सिम बंद करने का डर बहुत है, तो लिहाजा दिस वर्कड। तो चीज़ें तो वही करनी है ना, इंसेंटिव्स वही देने हैं जो कि काम कर रहे हैं, तो सिम इज वन ऑफ देम व्हिच वाज अ ब्रिलियंट आइडिया। डिले होना या सिम बंद करना ये जेन्युइन खौफ होते हैं हमारी। आपको पता है अभी भी वो सोच है कि जो होना है वो तो होगा ही, लेकिन जाहिर है कि एक बात साबित हो चुकी है कि अनवैक्सीनेटेड लोगों को ही ये बीमारी ज़्यादा अफेक्ट करती है। और वैक्सीनेटेड लोगों को अगर हो भी जाए तो इंशाल्लाह वो जल्द रिकवर कर जाते हैं। एंड वी ऑलमोस्ट हैव 5000 न्यू केसेस ऑफ कोविड इन द पास्ट 24 आवर्स। तो 5000 मतलब हज़ारों की तादाद में लोग जो हैं उनको लग रहा है भाई वैक्सीनेट करवाएं अपने आप को। और एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक जिस पे हमने बात करनी है दिस आवर ऑफ जियो पाकिस्तान, कि हमारे यहाँ कोई भी इंसिडेंट हो जाए, किसी भी क्लास में हो जाए, हम हमेशा विक्टिम को ब्लेम करते हैं। 90% नहीं तो 10%, मगर वो 10% भी क्यों उस शख्स को जिम्मेदार ठहरा रहे होते हैं उसके साथ होने वाली ज्यादती का, और जो शायद अब दुनिया में भी नहीं होता। और अगर आपको ये टर्म नहीं अच्छी लग रही विक्टिम ब्लेम, तो आप इसको निकाल दें। लेकिन बात ये है कि 80% जो बार जो होता है आप विक्टिम की बातें कर रहे होते हैं, विक्टिम का क्या कैरेक्टर था, विक्टिम ने क्या पहना हुआ था, विक्टिम उसको किस तरह जाती थी, वो चली गई। आप उतना टाइम उस पे लगाएं जिसने वो किया है, उसकी बैकग्राउंड में जाएं कि व्हाट वाज गोइंग ऑन विद हिम, ये किस किस्म की माइंडसेट है, ये कहाँ पला बड़ा है, इसको क्या इन्फ्लुएंसेस थे। हम उस पे कंसंट्रेट क्यों नहीं करते कि जो लोग ये काम करते हैं, जो ये सलूक करते हैं, व्हाट आर दे गोइंग थ्रू, उस प्रोफाइल को ताकि हम जरा स्टडी करें और उससे बचने की कोशिश करें, रादर देन सारी कॉन्सेंट्रेशन जो मर गई खप गई उसके बारे में सोचना कि इसके साथ हुआ क्या। आज के ज़माने में मुझे बताइए कौन है जो ये कह सकता है कि जनाब उसने आज तक किसी से दोस्ती नहीं की, किसी से बात नहीं की, उसका कोई फ्रेंड सर्कल नहीं है, वो किसी से चैट नहीं हुई उसकी जिंदगी में। तो बेसिकली इसके बारे में हम बात करेंगे एंड वी विल बी हैविंग अ गेस्ट एज वेल हु हैज गॉन थ्रू दिस, तो लिहाजा उनसे भी बात करेंगे। लेकिन और जो लोग ये कहते हैं ना, जो लोग ये कहते हैं कि जनाब इसमें तो विक्टिम का ही कसूर है और विक्टिम की वजह से ये सब कुछ हुआ, और क्यों किसी ने ऐसे शख्स से दोस्ती कर ली जो अल्टीमेटली कल को उसको क्या पता था भाई वो उसे कत्ल कर देगा। और भाई आप शादी कर लेते हैं उन लोगों से जो आपको कत्ल कर देते हैं, किसी को क्या पता। तो व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट अ दोस्ती। और एक बात मैं और करना चाहता हूँ कि जो लोग इस तरह से विक्टिम ब्लेम करते हैं ना और दूसरों पर उंगलियां उठाते हैं, उनको ये नहीं नज़र आता कि उनकी 4 उंगलियां उनकी तरफ भी होती हैं, और अगर वो अपने आप को कोई बिल्कुल ही दूध का धुला हुआ साबित करने की कोशिश कर रहे होते हैं तो वो मुनाफिक है और वो झूठे हैं। और कितना आसान है इस तरह ब्लेम कर देना। मैं अभी ब्रेक में अभी जो हुई थी तो मैं आई वाज जस्ट रीडिंग अ ट्वीट, जो फ्रेश ट्वीट अभी आई है, नॉट दैट आई रिस्पॉन्ड टू एनी सच ट्वीट्स की, लेकिन आप टीवी पे बैठे किसी को देख के कैसे कह सकते हैं कि ये ट्रेटर है। तो ये इतने बड़े बड़े लफ्ज़ आप किस तरह यूज़ कर सकते हैं किसी के लिए। बट एनीवे इस वक्त हमारा टॉपिक जो है वो इस चीज़ से हट के किसी और तरफ है, और थोड़ी सी बैकग्राउंड भी आपको देना चाहेंगे कि मुल्क भर में ख़वातीन के साथ जिनसी जराइम और तशद्दुद के वाक़यात में गैर मामूली इजाफा तशवीशनाक तो है ही, लेकिन इस हवाले से
माशरे का मजमूई रवैया एक और बड़ा अलमिया है और जुल्म का शिकार होने वालों को ही मुजरिम करार देने का सिलसिला जो है वो नूर मुकद्दम कत्ल केस के बाद भी थम ना सका, बल्कि मैं तो कहती हूँ और ज़्यादा होता है। विक्टिम ब्लेमिंग करना कोई नई बात नहीं। मुख्तारा माई केस याद होगा आपको, उससे खतीजा सिद्दीकी केस वो भी आपको याद होगा, वहाँ तक मजलूम के किरदार पर सवाल उठाए जाते हैं। और मोटरवे रेप केस आपको याद ही होगा, उसमें इज्तिमाई ज़्यादती का निशाना बनने वाली खातून से मुतालिक CCPO लाहौर हिमसेल्फ उमर शेख की गैर मुहतात गुफ्तगू भी सबको याद होगी। एक दफ़ा रिफ्रेशर हो जाए। पहले तो ये हैरान हो कि 3 बच्चों की माँ है, अकेली ड्राइवर है, आप डिफेंस से निकली हो, आप सीधा रोड लो, GT रोड जहाँ पे आबादी है, और घर चली जाओ। अगर आप इस तरफ से निकली हो तो कम से कम अपना पेट्रोल चेक कर लो, क्योंकि सारे पेट्रोल पंप नहीं होते। अब 1 बजे रात पेट्रोल खत्म हो गया। अनफॉर्चुनेटली मोटरवे अभी तक यहाँ पर डिप्लॉयमेंट नहीं कर सकी। ये वारदात हो गई है। इन्होंने बजाय 15 पे उसी वक्त कॉल करने के, इन्होंने अपने भाई को, कजन को बताया, ज़ाहिर उन्हें बताना चाहिए था। ये साबिक CCPO का माइंडसेट है। खैर ये माइंडसेट आपको टॉप टू बॉटम हर जगह कहीं ना कहीं मिल जाएगा, आपको अपने इर्द गिर्द भी मिल जाएगा। अब नूर मुकद्दम केस में भी मकतूला के किरदार और ताल्लुकात को कत्ल का जिम्मेदार ठहराया जा रहा है। अपने किसी अजीज रिश्तेदार के हाथों तशद्दुद और ज़्यादती का निशाना बनने वालों पर ये दलील वैसे कैसे लागू होगी, ये हम कभी क्या अक्सर ही सोचते हैं कि कितनी लड़कियां हैं जो ससुराल में कत्ल हो जाती हैं। ये इनकन्वीनियंट है ना, तो हमने नहीं सोचना। कितनी लड़कियां हैं जो भाइयों के हाथों कत्ल हो जाती हैं गैरत के नाम पर। कितनी लड़कियां हैं जो शौहरों के तशद्दुद से मारी जाती हैं। भाई अपनी इनहेरिटेंस मांग ले, जो कि हमारे यहाँ कितने केसेस होते हैं कि आप अपने भाई से, अपने बाप से अपनी लीगल इनहेरिटेंस मांगते हैं और आप मारे जाते हैं इस बात पे। तो लिहाजा You can imagine. खतीजा सिद्दीकी जो कि ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट है, लॉयर है, शी herself has been a victim of victim blaming। और जब इनको 23 मरतबा स्टैप किया गया था, चाकू से वार किए गए थे, तो इनसे भी बहुत से लोग सवाल करते थे जनाब आपकी इस लड़के से दोस्ती क्यों थी। सो खतीजा आप तो ये सब कुछ फेस कर चुकी हैं, लेकिन आपके वाक़े को कुछ साल हो गए हैं और अब एक लड़की का सर तन से जुदा, हम सोचते भी है ना, ये कहते हुए हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि किसी को ज़िबा कर दिया जाए, फिर भी लोगों में इतनी जुर्रत है कि वो कहें कि जनाब कसूर तो इस लड़की का ही है। ये हमारे माशरे का एक अलमिया है। आपने बड़ी प्यारी बात की अभी कि हम कौन सा सारे दूध के धुले हैं। अल्लामा इकबाल का एक बड़ा प्यारा शेर है, अपने किरदार पर डाल के पर्दा इकबाल, हर शख्स कह रहा है ज़माना ख़राब है। तो मेरे ख़्याल में हम अपने आप को देखे बगैर दूसरों पे उंगलियां उठाना बंद करें। हम कहते हैं कि जी शी डिज़र्व्ड इट, वो चाहती थी उसके साथ ये हो, उसने ये कदम क्यों उठाया। हम सर्कमस्टांसेस को ब्लेम करते हैं, हम परपेट्रेटर को ब्लेम नहीं करते। अभी CCPO का बयान आपने चलाया है, बड़ा अच्छा रिफ्रेशर था, याद आ गया कि किस तरह मोटरवे रेप में भी लड़की के ऊपर ही कसूर डाला गया था कि वो रात को क्यों निकली थी, वो इस टाइम पे क्यों निकली थी, वो क्यों छोटे बच्चों को लेके अकेली निकली थी। अब ये शादीशुदा औरत है, ये वही मर्द हैं जो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स भी चलाते हैं। ये कहना हम आई थिंक ये एक बिटर रियलिटी है। ये DMs भी करते हैं इंस्टाग्राम पे, लड़कियों को रिप्लाई का वेट करते हैं, बार बार मैसेजेस करेंगे और फिर ये ट्विटर पे जाके भाषण देंगे कि जी ये लड़कियां क्यों लड़कों से बात करती हैं, ये क्यों उनसे दोस्ती करती हैं। ये मैं कहती हूँ ये हमारी सोसाइटी का एक अलमिया है कि अपने आप को कोई नहीं झांक के देखेगा कि खुद क्या झूठ बोल रहे हैं, खुद क्या चोरियां कर रहे हैं, खुद क्या किन मैं कहती हूँ हमारे मॉरल सिंस हैं, ये हमारी गुनाह है जिनका हमें सज़ा और जज़ा अल्लाह देगा, ऊपर देगा और हमें किसी ना किसी सूरत में मिलता है सज़ा उसकी। लेकिन आप ये कहना कि जी उसने ये किया था तो उसको इसका बदला इस सेंस में मिला, ये कहना बिल्कुल गलत है और ये हमें बिल्कुल बंद करना चाहिए। बिकॉज हर कोई इस चीज़ का जिम्मेदार है जो इस वक्त विक्टिम ब्लेमिंग नूर के साथ हो रही है, उसकी फैमिली के ऊपर सवाल उठाए जा रहे हैं, क्यों ख़ानदान वाले, क्यों पेरेंट्स पे ब्लेम डाला जा रहा है। यही ब्लेम ज़ैनब और इसमें खदीजा बिल्कुल वाक़या हुआ था, टोटली अंडरस्टैंडेबल आप क्या कह रही हैं। और इंटरेस्टिंग बात इसमें ये है कि जो कि आयरॉनिकली एक फ़नी भी बात लगती है कि
ये सवाल करना कि उस लड़की ने दोस्ती की क्यों उस लड़के से, भाई लड़के भी तो उन लड़कियों से ही दोस्ती करें, मतलब दोनों बराबर ही है ना बीच में। तो सारा मलबा ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है कि इसको देखना चाहिए किसके साथ, फिर मतलब व्हाई इज दैट होल ओनस ऑन द वुमन। तो ये एक बहुत बड़ी चीज़ है। खदीजा, आपसे ज़रूर पूछना चाहूँगी, आपके एक्सपीरियंस में आपको लगा है कि द खौफ ऑफ विक्टिम ब्लेमिंग कि मेरे साथ कुछ हुआ भी हो लेकिन मैं इसके बारे में बात ना करूं क्योंकि उसके बाद उससे ज़्यादा मेरे साथ होगा, तो क्या लड़कियां खामोश हो जाती हैं? इसीलिए तो शायद इतनी चीज़ें रिपोर्ट नहीं होती हमारे पास। डिटर करती है, क्या होता क्या फिर इसके बाद? ये वाकई में एक बहुत बड़ा डिटरेंट है, क्योंकि लड़कियां जुर्म को नहीं रिपोर्ट करती इसी डर की वजह से कि उनको अप्रोच का सामना करना पड़ेगा, सोसाइटी उनके ख़िलाफ़ हो जाएगी, या फिर जो जुर्म करने वाला है वो कोई ऐसे मवाद सामने लाएगा कि सोसाइटी कहेगा देखा लड़की ख़राब थी। लड़के के ऊपर कोई सवाल नहीं उठेगा, लड़का बिल्कुल साफ दूध का धुला क्रिस्टल क्लियर, उसने ना कभी कोई जुर्म किया ना कभी किसी लड़की की तरफ आंख उठा के देखी, मतलब उसका किरदार तो इतना साफ शफाफ होता है कि हमें ऐसे मर्द मसाली लगते हैं। तो मेरे ख्याल में ये वाकई बड़ा डिटरेंट होता है लड़की के लिए कि वो खामोश हो जाती है, वो सोसाइटी में ख़ानदान की इज्जत और बका बचाने के लिए वो चुप हो जाती है। हम ये पेरेंट्स के ऊपर सारा ब्लेम डाल देते हैं। इसमें भी बड़े, मैं नेम एंड शेम नहीं करूँगी क्योंकि बड़ा पेटी कमेंट था कि जी वालिदैन के साथ उसका कांटेक्ट कम था, उसके साथ बड़ा ज़्यादा था। मेरे ख्याल में ज़ैनब के कसूर का केस भी अगर आपको याद होगा तो सर्कमस्टांसेस को ब्लेम किया गया था कि पेरेंट्स कैसे एक 6 साल की बच्ची को छोड़ के उम्रे पे चले गए। तो मेरे ख्याल में ये हमारा माइंडसेट है कि हम विक्टिम के लिए विक्टिम ब्लेमिंग और उसको जस्टिफाई करने के लिए इतने कॉजेज ढूंढ लेंगे कि वो जो परपेट्रेटर है, जो जुर्म करने वाला है, वो पतली गली से बाहर निकल जाए, वो कहेगा जी मैं तो बच गया, सारे बात ही लड़की के ऊपर कर रहे हैं जिसके साथ जुर्म हुआ है। अगर वैसे तो आपकी तरफ दोबारा आएंगे कि जो क्लास डिफरेंस है और हमारे सामने नजर आता है कि अगर ये वाकया किसी बहुत ही इन्फ्लुएंशियल फैमिली में हुआ हो तो वहाँ पर ज़्यादा विक्टिम ब्लेमिंग होती है बजाय इसके कि गरीब आदमी के साथ ज्यादती हुई हो। नहीं, विक्टिम ब्लेमिंग हर जगह होती है। ये आप मुझे बताएं कि ये क्या होता है, या फिर हमारी सिंपैथीज एक शख्स के साथ ज़्यादा होती है जो कि कातिल है, जो कि रेपिस्ट है, अगर वो एक इन्फ्लुएंशियल फैमिली और एक पैसे वाले ख़ानदान से ताल्लुक़ रखता हो। ऐसा होता है कहीं? ऐसा बिल्कुल हमारी सिंपैथी है, हमारी एज ए सोसाइटी सिंपैथीज जो हैं वो हमेशा परपेट्रेटर के साथ होती हैं, चाहे रेप हुआ हो, चाहे कत्ल हुआ हो, चाहे हरासमेंट हुआ हो, किसी किस्म का भी जुर्म हो। हम ये नहीं देखेंगे कि ये जुर्म है, ये इसकी सज़ा है, कानूनी तौर पे ये उसकी सज़ा है। हम ये देखेंगे कि जो उसने क्या किया था, उसने क्यों ये किया था। और ये चीज़ जो है ना हमें डिट्रैक्ट कर देती है, हमें डिविएट कर देती है असल इशू से कि उसने ये जुर्म किया था, उसके हम जस्टिफिकेशन में चले जाते हैं। तो ये क्लास वाइज भी ये वेरी करते हैं। बेचारे जो गरीब होते हैं उनका तो केस ही मीडिया तक भी नहीं पहुंचता, उठाया भी नहीं जाता, अगर उठाया जाता है तो बड़ी थोड़ी देर के लिए उठाया जाता है, वो भी आउट ऑफ लाइमलाइट चला जाता है, वो फिर हमें नहीं पता उसका क्या बनता है। लेकिन ये अब चूंकि ये एक अपर स्ट्रेटा, एक एलीट क्लास में एक जुर्म हुआ है, तो इसमें हमें बिटर रियलिटीज नजर आ रही हैं कि ये ऊपर से नीचे तक ऐसी ही मेंटालिटी है। बिल्कुल। अच्छा खदीजा, हमारे साथ ही रहे, इनको बढ़ावा देती है मर्दों को। बिल्कुल। खदीजा हमारे साथ ही रहे, एक और पर्सपेक्टिव भी लेना चाहेंगे। कॉलम निगार यासिर पीरज़ादा हमारे साथ हैं और उनसे भी बात करेंगे। यासिर, नूर मुकद्दम केस ऐसा पहला मामला नहीं जहां बहुत से लोग कातिल के बजाय कत्ल होने वाले का कसूर देख रहे हैं, मतलब कितना टाइम है उनके पास कि वो उधर देख रहे हैं, दे आर मोर इंटरेस्टेड देयर। तो रेप केसेस से मुतालिक हमारे वजीर आजम तक ऐसी नौयत की बात भी कर चुके हैं। हम ये समझना क्लैरिटी आ गई थी उनके बारे में, लेकिन हम बात करना चाहते हैं इस माइंड सेट की, इस मेंटेलिटी की। ये क्या मेंटेलिटी है कि जालिमों को तो सजा मिलनी नहीं, तो इसलिए अपनी तसल्ली के लिए चलो जिसके साथ जुल्म हुआ है उस पे हम ब्लेम कर देते हैं। ये व्हाट इज दिस, ये हमारा माइंडसेट क्या है? मेरा ये ख्याल है कि ये बड़ी ही एक बीमार जहन की अक्कासी करती है सोच, जहाँ पर आप कातिल को जवाज़ फराहम करते हैं ये कह के कि कसूर जो था वो कत्ल होने वाली का था, क्योंकि वो फ़लाँ शख्स के घर जो है वो क्यों गई, वो रात को अकेली बाहर क्यों निकली, वो बग़ैर पर्दे के क्यों घूमती फिरी। अब ये जो सारी बातें हैं इसकी बुनियाद पर वो ये कहते हैं लोग कुछ कि जी ये मगरबी तहजीब से करीबी जो है वो हमारी इक़्तिदार को मलिया मेट कर रही है, लिहाजा हमें इस मगरबी तहजीब से अपने बच्चों को बचाना चाहिए। बिल्कुल ठीक है, आप बचाएं अपने बच्चों को, मैं इसके इख्तलाफ नहीं करता, लेकिन अगर ये दलील आपकी दुरुस्त मान ली जाए तो फिर ये रेप केसेस जो हैं वो तो मदरसों में भी होते हैं।
तो वहाँ पे आप लोग ये कहते हैं कि नहीं, वो सिर्फ जिसने जुर्म किया है उसको सज़ा दें। मदरसा बंद करने का मुतालबा कोई नहीं करता, और ठीक है, करना भी नहीं चाहिए। तो इसी तरह जहाँ पर ये जुर्म हुआ है उसकी सज़ा दें, आप कातिल को सज़ा दें, विक्टिम को ब्लेम ना करें। उन औरतों का क्या कसूर होता है जो अपने घर बैठे 4-4, 5-5 बच्चों की माएँ जो हैं वो कत्ल हो जाती हैं शौहरों के हाथों? उनका क्या कसूर होता है? वो किस बेपर्दगी का शिकार होती हैं? या वो 4 साल की बच्चियाँ, 5 साल की बच्चियाँ, वो कौन से फ्लैट में गैर मर्दों के पास जाती हैं जो कत्ल हो जाती हैं घर बैठे, रेप जिनका हो जाता है? तो लिहाजा ये बिल्कुल बेहुदा और बकवास बात है कि जी वो फ़लाँ उसके घर में गया या फ़लाँ जगह पर वो औरत बेपर्दा निकली लिहाजा वो कत्ल होगी। यानी गोया उसकी बेपर्दगी को जवाज़ बनाकर कातिल को एक आप उसके साथ एक खड़े हो रहे हैं, मजलूम के साथ खड़े नहीं हो रहे। ये बिल्कुल एक बीमार जहनीत की अक्कासी करती है बात। अच्छा खतीजा, आपसे भी हम इसी मामले में बात करेंगे। आप हर रोज़ इस किस्म के केसेस भी ट्रीट करती होंगी, ये सोच पहले से बड़ी है, कुछ कमी आई है? मुझे तो लगता है कि अगर 7 पर्दों में भी कोई औरत होगी ना, तो हम कोई ना कोई जवाब ढूंढ लेंगे उसको ब्लेम करने के लिए, अगर उसके साथ कोई ज्यादती हुई होगी तो। हमने बिल्कुल, मुझे लगता है ये इजाफ़ा हो रहा है, जितने ज़्यादा ऐसे केसेस होते जा रहे हैं उतना ही इस मेंटालिटी में बदकिस्मती से इजाफ़ा होता जा रहा है। हम अगर ये देखें कि ये हमने एक मशगला बना लिया, जैसी जुर्म होते हैं जी लड़की ने ज़रूर कुछ किया होगा, या लड़की ज़रूर बड़ी मॉडर्न होगी, ज़रूर पर्दा नहीं करती होगी, ज़रूर वो गैर इस्लामी। ठीक है, आप इन्हें इन वन सेंस आप इसको लेते हैं कि ये हम एज अ सोसाइटी मॉरली इतने करप्ट हो गए हैं कि हम हर चीज़ ब्लेम ही डाल देते हैं लड़की पे। हालांकि एक रिलेशन है मर्द और औरत का, उसमें दोनों बराबर के शरीक होते हैं। ठीक है, आप ये नहीं कह सकते कि जी ये लड़की ने कुछ किया था तो उसको लड़के ने आके मार दिया। ये सरासर विक्टिम ब्लेमिंग है। और ये क्यों होती है? क्योंकि ये सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट है, एक पेट्रियार्की है जो हमें ओवर द बोर्ड, अक्रॉस द बोर्ड नज़र आती है कि किस तरह मर्द हर चीज़ के लिए औरत के ऊपर ही ब्लेम डाल देते हैं। और मेरे ख्याल में ये हम हर केस में तो देखते हैं, जब ऐसा कोई केस आता है और हमें एकदम से हमें पता चलता है कि जी दोबारा से किसी ना किसी का ऐसे जिनकी प्लेसेस ऑफ पावर में है उनकी कोई बयान आ जाता है जो कि विक्टिम को इस कदर हद तक ब्लेम कर देता है कि वो शायद मैं कहती हूँ कि अगर नूर बेचारी बच जाती तो वो तो आज एक सदमे का शिकार होती है, और वो कहती है कि मैं केस भी नहीं लड़ना चाहती जिस हद तक मेरे ऊपर इल्ज़ाम तराशी हो गई है। तो ये हम बहुत ज्यादती करते हैं लड़की के साथ कि जी लड़की, क्योंकि बिल्कुल आप उन लड़कियों के लिए सर्टेनली एक इंस्पिरेशन है खतीजा, यू योरसेल्फ, क्योंकि ये सारा सिलसिला आपने भी भुगता है लेकिन आपने हिम्मत नहीं हारी और आपने अपना केस लड़ा। सो यू आर वन एग्जांपल, यू आर वन गुड एग्जांपल दैट ऑल द गर्ल्स शुड लुक अप टू। बहुत शुक्रिया आपने हमें बहुत शुक्रिया खतीजा, आपने हमें ज्वाइन किया है। और बल्कि खतीजा ये बात कर रही थी ना कि अगर जो लड़कियां बच भी जाती हैं फिर वो कहती हैं जी हम केस नहीं लड़ेंगे। ये भी हमने कितनी बार देखा है। अभी उस कपल का केस जो इस्लामाबाद में हुआ है, जिनकी वीडियो कितने अरसे बाद, कितने महीनों बाद निकली, वो कपल खुद सामने नहीं आया था कि हमारे साथ कितनी ज्यादती हुई है। वो तो जब वीडियो वायरल हुई तो फिर उनको मनाया गया कि जी केस करें वरना नोबडी वांट्स टू डू इट। और यही तो प्रॉब्लम है, यही तो फरोग दे रही है इन लोगों को कि हम इंप्यूनिटी के साथ जो करना चाहें हम वो कर सकते हैं। एनीवे जी, यासिर पीरजादा हमारे साथ हैं, उनसे भी बात करते हैं। यासिर, ये एक माशरती सोच है कि जालिम तो जालिम है तो वो तो जुल्म करेगा, तो लिहाजा वो तो उसको बारे में हम कुछ नहीं कर सकते, जिस पर जुल्म हुआ कसूर तो उसी का कहीं ना कहीं होगा। तो ये एक रिग्रेसिव किस्म की है कि उसने तो करना ही था, तुम्हें नजर नहीं आ रहा था, तुम ना जाती। तो इस सोच से जुल्म की जो जस्टिफिकेशन दी जा रही है, इससे माशरे का क्या नुकसान हो रहा है ओवरऑल, ये बताइए। ये बड़ी वैसे मैं समझता हूँ जस्टिफिकेशन देना बड़ा ही, इससे ज़्यादा जुल्म और ज्यादती वाली बात कोई नहीं। आज 12 अगस्त है, परसों हमारा यौम आज़ादी है 14 अगस्त, ठीक है। तो और हम उस पर हमेशा जिक्र करते हैं कि जी ये मुल्क जो है वो लाखों कुर्बानियों के बाद मार्ज वजूद में आया है और इतनी हमारी औरतों की जो है वो रेप हुई और इतने मर्द जो हैं बेचारे बेगुनाह मारे गए, बच्चे बूढ़े औरतें सब। तो उस वक़्त जो औरतें रेप हुई उनको तो हम ऐसा नहीं कहते ना, उनका जिक्र करते वक्त हम हमेशा ये कहते हैं कि हमने इतनी कुर्बानियाँ देकर ये मुल्क हासिल किया, जो कि दुरुस्त बात है। तो लिहाजा ये है वो बात, ये है वो उस दलील में जो उस आर्गुमेंट में फ्लॉ ये है कि हम जो हैं एक ऐसी सोच को परवान चढ़ा रहे हैं मुआशरे में जिसमें कि हम कातिल का इनडायरेक्टली साथ देते हैं। तो ये नुकसान हो रहा है, ये बिगाड़ पैदा हो रहा है मुआशरे में। जो सवाल आपने किया था उसका ये जवाब है।
वेरी राइट, आप सो राइट। और खासतौर पे ये टर्म्स यूज करना ना, कुर्बानियाँ, मतलब क्यों भाई, व्हाई इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन द वुमन कि सारी कुर्बानी भी वो, मरे भी वो, जले भी वो, और उसके बाद चू ना करे। उसके बाद जो बच गई है बेचारी, उसको भी मर जाना चाहिए था, क्योंकि जो बच गई है वो तो और भी वर्स है, क्योंकि उसको उसके साथ जीना भी पड़ेगा। एंड शी कैन नॉट रेज हर वॉइस, क्योंकि कोई सुनने वाला नहीं है। आपने कहा कि हम ये कातिल का साथ दे रहे होते हैं इनडायरेक्टली, ना समझते हुए हम उसको सपोर्ट कर रहे होते हैं ये सारी बातें करके, लेकिन रातों रात यासिर साहब जाहिर है कि सोच नहीं बदली जा सकती। हम अपने माशरे में ये तब्दीली कैसे लाएं? ये कैसे जो नौजवान जो 11, 12, 8, 9 साल के लड़के लड़कियां जो हमें देख रहे हैं, और उनको कैसे हम ये समझाएं कि जनाब ये गलत रवैया है? हम एक बीमार मुआशरे में जी रहे हैं। हमारे जो बच्चे हैं, हम उनकी तरबियत जो है शायद वो दुरुस्त अंदाज में नहीं कर रहे, और वो दुनिया का एक मुश्किल तरीन काम है अपनी औलाद की तरबियत। वो ऐसे है कि जब बच्चे जो हैं वो बड़े होते हैं, ख़ास तौर से जब उनकी उम्र 18 साल से बढ़ जाती है, तो फिर एक आलमी सतह पर भी एक तसव्वुर है कि जी वो फिर अपने फ़ैसले करने के खुद आज़ाद हैं, खुद ही मजाज है, और उनको आज़ादी होनी चाहिए मुकम्मल तौर पे। किसी हद तक ये बात दुरुस्त है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि जब आपका बच्चा जो है, लड़का या लड़की 18 साल से ज़्यादा उसकी उम्र हो जाए, तो वालिदैन मुँह पर टेप चिपका कर बैठ जाएँ और उसको कुछ भी ना कहें कि वो अपनी मर्ज़ी करे। ये वालिदैन और माँ बाप और वालिदैन का रिश्ता अपनी औलाद के साथ ये मरते दम तक कायम रहता है, ये कभी नहीं टूट सकता। लिहाजा ये जो तसव्वुर है, इस हद तक मैं ज़रूर इसके ख़िलाफ़ हूँ कि जी 18 साल के बाद जो है वालिदैन की ज़िम्मेदारी ख़त्म हो जाती है। नहीं, मेरा ये ख़्याल है कि हमें अपनी औलाद को ज़रूर ये तरबियत देनी चाहिए कि वो बड़े होकर उनकी क्या लिमिट्स रहेंगी हमेशा, और किस तरह से उन्होंने मुआशरे में ख़वातीन का एहतराम करना है, और उनको अपने जैसा इंसान समझना है और अपने से कमतर मखलूक नहीं समझना। अच्छा यासिर साहब, ये जो आपने बात की है ना, ये बड़ी अच्छी इसलिए भी की है कि 18 साल के बाद जी वालिदैन ना समझें कि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ख़त्म हो गई है। आप पहले तो रिस्पॉन्सिबिलिटी लें ना, उन 18 सालों की तो रिस्पॉन्सिबिलिटी लें, क्योंकि जब शुरू के बच्चे के 18-20 साल होते हैं, अगर आपने उसको उसमें तवज्जो दे के सही पढ़ के कि एक बच्चे को रेस करना किस तरह चाहिए, थोड़ी सी उसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी डालें, तो फिर वो 18 साल बाद आप उसको छोड़ भी देना होने से, तो वो ठीक रहेगा। कि सोशल मीडिया पे किन से इन्फ्लुएंस ले रहे हैं वो भी देखें। खैर, अभी हम बचपन का प्यार वाला आजकल एक गाना बड़ा मशहूर हुआ है ऑन सोशल मीडिया, इट्स आई लाइक इट। हाँ, वो क्या पाकिस्तानी गाना, पता नहीं क्या है, मेरे ख्याल है किसी बच्चे की आवाज का उन्होंने गाना बना दिया। एक्चुअली उस पे बड़े टिकटॉक पे भी बड़े लोग कोई डांस टूंस कर रहे हैं उस पे। एनीवे, वो इस वक्त लगा हुआ था तो हमें याद आ गया। लेट्स टॉक क्रिकेट। पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज के दरमियान पहला टेस्ट होगा आज, और जी आपको ये भी बता दें कि सीरीज़ के लिए पाकिस्तान के 19 रुकनी टेस्ट स्क्वाड का ऐलान भी कर दिया गया है। फवाद आलम और अजहर अली भी स्क्वाड का हिस्सा बन चुके हैं। कप्तान बाबर आजम बैट्समैनों की तैयारियां मुकम्मल होने का दावा कर रहे हैं। अब लेट्स सी व्हाट शुड वी होप फॉर। टेस्ट क्रिकेटर आकिब जावेद हमारे साथ मौजूद है। आकिब साहब, बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। आकिब साहब, पाकिस्तान की T20 में ख़ास प्रैक्टिस इनको नहीं मिली, लेकिन अब जो मैचेस शुरू हो रहे हैं टेस्ट सीरीज, वेस्ट इंडीज की टीम देखें तो बैटिंग के लिहाज से ज़रा तगड़ा स्क्वाड लग रहा है उनका। आप समझते हैं कि हमारे टेस्ट बॉलर्स इन्हें कंट्रोल कर लेंगे? देखिए, T20 में तो मौका नहीं मिला क्योंकि बारिशें होती रही, लेकिन जो जमैका है वहाँ की जो पिच है थोड़ी सी हार्ड भी होती है, बट बैटिंग के लिए ठीक ठाक अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं स्कोर रन करने की। लेकिन अगर आप देखें दोनों टीमों की अगर बॉलिंग देखें तो पाकिस्तानी बॉलिंग फिर भी बेहतर नजर आ रही है। जैसे हसन अली है, शाहीन है, फिर यासिर शाह को जरूर खिलाना चाहिए। वो वहाँ पे जो उनकी जो लेग स्पिन वैरायटी है वो ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं होंगे वेस्ट इंडीज बैट्समैन। पाकिस्तान की बॉलिंग में और क्या आप लेके आ सकते हैं? यू कैन प्ले अनदर स्पिनर। अगर तो पिच फ्लैट नजर आ रही है तो स्पिन ज़्यादा होगी तो ज़्यादा पाकिस्तान के पास चांसेस होंगे। और इसी तरह से मैं समझता हूं कि जो वेस्ट इंडीज की बैटिंग है उसमें वेस्ट इंडीज ने बेहतर क्रिकेट खेली है। सो आई थिंक इतना पाकिस्तान के लिए आसान भी नहीं होगा, बट देयर इज अपॉर्चुनिटी पाकिस्तान के लिए कि वो ये टेस्ट मैच जीत सकते हैं। अच्छा, आकिब ये भी बताइएगा कि पाकिस्तान की बॉलिंग ऊपर नीचे हो जाती है, लेकिन हमारा ज़्यादा मसला हमेशा बैटिंग का रहा है। अब बाबर और रिजवान के साथ अब अजहर अली और फवाद आलम भी होंगे, तो आपको लगता है कि ये बैटिंग लाइनअप जो है ऐसा है जो कि लंबी इनिंग्स खेल सकता है? जी, उसमें अजहर अली है, वो बहुत लंबी इनिंग उन्होंने खेली हुई है।
और उसके अलावा फवाद आलम को आउट करना बड़ा मुश्किल काम है। सो आई थिंक फवाद के आने से जो मिडिल ऑर्डर में प्रॉब्लम्स आती थी वो काफ़ी हद तक सेटल हुई हैं। और पिचेस लाइक वेस्ट इंडीज़, आई होप, मुझे लग रहा है कि फवाद आलम को आउट करना खासा मुश्किल होगा वेस्ट इंडीज़ के लिए। बाबर आजम तो है ही, रिजवान भी ज़बरदस्त फॉर्म में है। तो पाकिस्तानी बैटिंग इतनी ख़राब इन सिचुएशंस में नहीं लगेगी जितनी कि इंग्लैंड या ऑस्ट्रेलिया में वल्नरेबल होती हैं। वहाँ की पिचेस को इतनी फास्ट और सीमिंग नहीं होती। थैंक यू जी, आकिब जावेद हमारे साथ मौजूद थे। गुड लक टू टीम पाकिस्तान। वैसे बात तो ज़रा सैड है, लेकिन थोड़ी सी अजीब सी सैड है। 34 साला एक बरतानवी खातून है, एक मारूफ अमरीकी फास्ट फूड कंपनी है। इन्होंने बहुत ही बिग साइज़ का बर्गर बनाया और इन खातून ने वो बर्गर खाने की कोशिश की और बर्गर खाने की कोशिश में इन्होंने इतना बड़ा मुंह खोल दिया कि इनका मुंह टूट गया। इनका जबड़ा टूट गया। आपने इतना ड्रामेटिक्स की तरह इतना बड़ा मुंह क्यों कहा है? इतना बड़ा बर्गर भी तो देखे, उसने इतना बड़ा मुंह खोला है तो उनका जबड़ा टूट गया। पता है, रियलाइजेशन इनको नहीं हुई। और आप ऐसी बातें कौन सोचता है कि भाई मुंह भी टूट सकता है अगर इतना ज्यादा खोल लो। इनको आर्टिफिशियल जॉ लगा और इनकी 5 सर्जरीज हो चुकी हैं। एंड शी सेड कि मैं बहुत रिग्रेट करती हूँ कि मैंने ये क्यों किया, बिकॉज अब इनकी जिंदगी जो है वो काफी तकलीफ हो चुकी है। तो इसमें मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि इतना बड़ा मुंह ना खोलें। मतलब बर्गर तो खा ही सकते हैं आप, बट बनाया उसको कट कर लें, काट कूट के खाएं। दूसरा ये ऑर्डर बर्गर, आई आस्क्ड देम टू कट इनटू 2। इतने बड़े बर्गर नहीं होते, तो छोटे छोटे होते हैं, वो खा लेता है इंसान। अच्छा जी, यूट्यूबर हैं, बड़े पसंद है हमें, मुबशर सिद्दीक, वो फूड विलेज वाले हमारे शो पे आ भी चुके हैं। तो खैर उन्होंने जी थोड़ी सी कंप्लेन की है, आई फील कि बिल्कुल जायज़ है कि वो कहते हैं कि मैं तो पब्लिक प्रॉपर्टी हूँ बिकॉज आई एम अ यूट्यूबर, लेकिन मेरी फैमिली पब्लिक प्रॉपर्टी नहीं है। तो हुआ ये कि वो घर पे नहीं थे और कुछ ब्लॉगर्स आए और उनके घर के अंदर घुस गए और उनके ख़ानदान की ख़वातीन जो थी और ख़ानदान वाले जो थे उनकी सीक्रेट वीडियो बना के उन्होंने अपलोड भी कर दी। तो ये दिस इज़ नॉट ऑन, बहुत ही बुरी बात है। This is in bad manners, this is in bad taste। और इससे पहले भी कह, क्यों भाई आप उनके गांव पहुंच के वीडियो बना रहे हैं, ना करें ऐसा प्लीज। और अच्छा, साथ ही अब हम टाइम तो ख़त्म ही हो गया, लेकिन आपको हम बताना चाहते हैं कि हमारे यहाँ सिंध में जो कोविड केसेस हैं ना, उसकी शरह जो है ख़ासतौर पे कराची की, चलें बात कर लेते हैं। तो 18.21 यानी 18.21% है इन कराची। गुज़श्ता 2-3 हफ्ते से हैदराबाद में ज़रा बढ़ रहे हैं कैसे 16% से ज़्यादा हो गया है। अपना ख्याल रखें, अपने प्यारों का ख्याल रखें। दिस इज़ वेरी डेडली वायरस, पता नहीं होता कि किसको ज़्यादा अफेक्ट कर दे और आपसे किसको लग जाए वो ज़्यादा खतरनाक चीज़ है। टेक केयर।